तारीख थी 12 जून 2025। समय था रात के 11:45। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू देश को संबोधित करते हैं एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट में। Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion. वो बताते हैं कि ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू हो चुका है। टेलीविजन के सामने इजराइल की आवाम एकदम जम गई थी। नेतन्याहू बताते हैं कि ईरान के नेताओं ने खुलेआम इजराइल के विनाश की मांग की और अब ईरान किसी भी वक्त परमाणु बम बना सकता है। इसी वक्त इजरायली एयरबेस पर सैकड़ों लड़ाकू जेट्स टेक ऑफ के लिए तैयार थे। वहीं दूसरी ओर वहां से करीबन 2000 किलोमीटर की दूरी पर एक और विनाशक ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो चुकी थी। तारीख आती है 13 जून 2025। समय देर रात 2 बजे। जगह थी IRGC मुख्यालय, तेहरान, ईरान। ईरान के सबसे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी जनरल हुसैन सलामी और जनरल मोहम्मद बागेरी और अन्य कमांडर्स तेहरान के एक बंकर के अंदर एक इमरजेंसी मीटिंग कर रहे थे। उन्हें कहीं से इजरायली गतिविधियों की रिपोर्ट मिली थी, लेकिन वो जानते नहीं थे कि आगे क्या होने वाला है। उसी रात ठीक 2:17 पर तेहरान के आसमान में एक जोरदार गर्जना हुई और एक सटीक हवाई हमले ने उस कमांड सेंटर को निशाना बनाया। बंकर बस्टर बम धरती चीरता हुआ कंक्रीट की दीवारों पार करते हुए उस कमांड सेंटर में प्रवेश कर गया। इजराइल के जोरदार ऑपरेशन द राइजिंग लायन में 200 से ज्यादा जेट्स और बहुत सारे ड्रोन का इस्तेमाल करके ईरान में करीबन 100 से ज्यादा टारगेट्स को अचीव किया था। इस हमले में इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने मेनली ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट किया था। जहां उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी वहां पर हमले हुए थे। इजराइल ने शुक्रवार को सुबह जल्दी ईरान के परमाणु मिसाइल और सैन्य परिसर के दिल पर हमला किया। एक जोरदार हमले में कथित तौर पर ईरान के 3 सबसे शक्तिशाली व्यक्ति मारे गए। IDF ने दावा किया कि ईरानियन सैन्य रिजीम के टॉप लीडर्स मारे गए थे, जिनमें ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ और रेवोल्यूशनरी गार्ड के सलामी शामिल थे। इसके साथ ही सुबह 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच ईरान के अंदर 100 से अधिक स्थानों पर हमले किए गए। मिसाइल बेस, एयर डिफेंस सिस्टम, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर और सैन्य कमांड सेंटर सभी को एक साथ निशाना बनाया गया। 13 जून 2025 सुबह 5 बजे से 6:30 बजे के बीच जैसे ही सूरज उगता है, ईरान की राजधानी तेहरान और दूसरे शहरों में तबाही का मंजर सामने आया। धुएं के काले बादल आसमान में उठ रहे थे, सायरन बज रहे थे, एम्बुलेंस की आवाजें पूरे शहर में गूंज रही थी। जनरल हुसैन सलामी, जनरल मोहम्मद बागेरी, ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजी जाहिद और लेफ्टिनेंट जनरल गोलाम अली रशीद सभी मारे गए। ईरान की पूरी सैन्य कमांड स्ट्रक्चर एक रात में ध्वस्त हो गई थी। IRGC के प्रमुख के रूप में सलामी ईरान के सबसे ताकतवर लोगों में से एक थे, जो सीधे टॉप लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को रिपोर्ट देते थे। इन हमलों ने मानो ईरान को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। ईरान के अधिकारी ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इतनी सटीक जानकारी इजराइल को कैसे मिल सकती है, जैसे मानो इजराइल को पता था कि कौन कहाँ और कब मिलेगा। जैसे जैसे ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता गया, कई टॉप ईरानी अधिकारियों ने सुरक्षा के लिए अपने ठिकाने बदल लिए थे, लेकिन हर बार जब भी हमला होता ये इतना सटीक होता कि मानो किसी ने इजराइल के हाथों में ब्लूप्रिंट सौंप दिया हो कि कौन कहाँ छुपा है। जब जांच शुरू हुई तो ईरान की खुफिया एजेंसियों के सामने एक पहला संकेत मिला और उनके सामने एक नाम आया। नाम था कैथरीन परेज शकदम। एक कॉमन पैटर्न ईरानी सुरक्षा एजेंसियों ने देखा कि जिन अधिकारियों को निशाना बनाया गया वे सभी किसी न किसी तरह से एक खास सर्कल से जुड़े थे। हमले की सटीकता ऐसी थी जैसे किसी को अधिकारियों की दैनिक दिनचर्या की पूरी जानकारी हो। जांच में यह पाया गया कि ईरानी अधिकारियों के परिवारों ने कैथरीन के साथ कई तस्वीरें खिंचवाई थी। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खुलेआम अवेलेबल थी। जब इन तस्वीरों की जांच की गई तो पता चला कि एक ही महिला लगभग सभी अधिकारियों के परिवार के साथ दिखाई दे रही थी। इन तस्वीरों में घरों के इंटीरियर, कमरों की व्यवस्था और यहाँ तक कि सुरक्षा व्यवस्था भी दिखाई दे रही थी। ईरानी अधिकारियों ने परिवार की तस्वीरों के माध्यम से उनकी पहचान का पता लगाने के बाद परेज शकदम के खिलाफ एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया। जांच में जब अधिकारियों की पत्नियां और परिवार के सदस्यों से पूछताछ की गई तो भयानक मंजर सामने आया। वो अधिकारियों की बीवियों के, सैन्य कर्मियों के और बड़े अधिकारियों के बहुत करीब हो गई थी। उनके साथ गहरे संबंध बनाए, यहाँ तक कि उनके बेडरूम तक भी पहुंच गई थी। उन्होंने उस पर इस तरह भरोसा किया जैसे वो उनमें से एक हो। उन्होंने उसके साथ अपने हस्बैंड, उनके स्थानों की और उनके यात्राओं के बारे में
खुलकर बातचीत की। कैथरीन एक फ्रेंडली महिला के रूप में उनके जीवन में आई। वो शिया मुस्लिम होने का दावा करती थी और इस्लामिक परंपराओं का पालन भी करती थी। उसने महिलाओं से उनके पतियों के काम, उनकी दिनचर्या, उनके घर की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बातचीत की, सामान्य रूप से जानकारी ली थी। उसने परिवारों के साथ तस्वीरें खिंचवाई थी। फरवरी 2022 में फॉर्मर ईरानी प्रेसिडेंट मोहम्मद अहमदीनेजाद का समर्थन करने वाले एक टेलीग्राम चैनल ने टाइम्स ऑफ इजराइल में एक ब्लॉग पोस्ट के आधार पर एक लेख लिखा था। ईरानी सरकार के ऊपरी स्तर में इजरायली जासूसों द्वारा घुसपैठ की गई थी। जांचकर्ताओं ने पाया था कि कैथरीन ने खुद दिसंबर 2021 में एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने संकेत दिया था कि वे अब मुस्लिम नहीं है। उनका असली इरादा हमेशा से ईरान और अन्य इस्लामिक देशों में घुसपैठ करना था, लेकिन उस समय किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया था। इजराइल ने 13 जून 2025 को ईरान पर घातक हमला किया और उससे 3 दिन पहले 10 जून को कैथरीन गायब हो गई। ये सबसे बड़ा सबूत था। हमले से ठीक 3 दिन पहले उनका गायब होना, उनका पूरी तरह से लापता हो जाना। कोई निशान नहीं, कोई संपर्क नहीं, कुछ भी नहीं। जब तक उनकी पहचान की पुष्टि की गई, वो गायब हो चुकी थी, जिससे राष्ट्रव्यापी तलाशी शुरू हुई। ईरान ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। उनके पोस्टर शहरों में चिपकाए गए। संदिग्ध सहयोगियों को पकड़ा गया। जिन अधिकारियों और उनके परिवारों ने कैथरीन से संपर्क किया था, उनसे गहन पूछताछ की गई। कुछ लोगों को फांसी भी दी गई। ईरान ने इस उल्लंघन को सबसे विनाशकारी मानव खुफिया विफलता के रूप में बताया। कैथरीन की दी गई जानकारी के आधार पर भूमिगत बंकरों पर हमला किया गया। अधिकारियों के सटीक स्थान पर स्ट्राइक की गई। 100 से ज्यादा लक्ष्यों पर एक साथ हमला किया गया। ईरानी अधिकारियों के परिवार की तस्वीरों के माध्यम से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन वो बिना किसी निशान के गायब हो गई। ये इतिहास की सबसे बड़ी जासूसी विफलता मानी जाती है, जहां एक महिला ने अकेले पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था को धोखा दे दिया। तो कौन थी कैथरीन परेज शकदम और क्या थी उसकी पूरी कहानी? कैथरीन का जन्म 1982 में फ्रांस में एक धर्मनिरपेक्ष यहूदी परिवार में हुआ था। वे एक सामान्य यूरोपीय परिवार में पली बड़ी और शुरुआत में उनका जीवन किसी सामान्य फ्रांसीसी युवती की तरह था। सन 2000 में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई के लिए दाखिला लिया, जहां उनकी मुलाकात एक यमन के मुस्लिम युवक से हुई। मात्र 18-19 साल में उन्होंने इस्लाम अपना लिया, शिया मुस्लिम बन गई और यमन व्यक्ति से शादी कर ली। शादी के बाद से वो हिजाब पहनने लगी और शिया इस्लामिक परंपराओं का पालन करने लगी। शादी के बाद वे यमन चली गई, जहां उनके 2 बच्चे हुए। यमन में रहते हुए उन्होंने मध्य पूर्व की राजनीति, इस्लामिक संस्कृति और क्षेत्रीय मुद्दों का गहन अध्ययन किया। 2014 में उनका तलाक हो गया। तलाक के बाद कैथरीन ने खुद को मध्य पूर्व मामलों की विशेषज्ञ के रूप में स्थापित किया। वे पश्चिमी एशियाई और इस्लामिक मामलों की विशेषज्ञ बन गई। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के लिए यमन पर सलाहकार के रूप में काम किया और इस्लामिक आतंकवाद, कट्टरपंथ और यहूदी विरोध की विशेषज्ञ बनी। उन्होंने कई इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए लेख लिखे और मध्य पूर्व की राजनीति पर अपनी विश्लेषणात्मक टिप्पणियों के लिए पहचानी गई। 2017 में कैथरीन एक पश्चिमी पत्रकार और शिया मुस्लिम के रूप में ईरान पहुंची। उनकी पहचान एकदम सही थी। एक फ्रांसीसी नागरिक जिसकी एक यमन मुस्लिम से शादी हुई, शिया परंपराओं का पालन करती थी और मध्य पूर्व मामलों की विशेषज्ञ थी। ईरानी अधिकारियों को उन पर भरोसा न करने का कोई कारण नहीं दिखा, क्योंकि वो एक पश्चिमी विरोधी और इस्लामिक रिपब्लिक समर्थक थी और यही विचारधारा रखती थी और इसी से प्रेरित होती थी। और धीरे धीरे ईरानी अधिकारियों और सेना के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर ली। फरवरी 2017 में कैथरीन को ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामनेई से मिलने का दुर्लभ अवसर मिला। ये किसी भी विदेशी पत्रकार के लिए असाधारण उपलब्धि थी। बाद में खामनेई को आधिकारिक वेबसाइट से उनके लेख हटाने पड़े और उनसे दूरी बनानी पड़ी। 2025 में ईरान के पूर्व सुधारवादी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मुस्तफा काउकेबियन ने आरोप लगाया कि कैथरीन ने 120 उच्च पदस्थ ईरानी अधिकारियों के साथ संबंध बनाकर देश के संवेदनशील संस्थाओं में घुसपैठ की। उन ऊंचे पद के अधिकारियों के निजी घरों तक पहुंची थी, जिससे उन्हें महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी, फोटो, ब्लूप्रिंट और शेड्यूल एकत्र करने का मौका मिला, जो ईरान की उन्नत टेक्नोलॉजी निगरानी से भी बच गई। उनके गहन कवर मिशन ने कथित रूप से इजराइल को टॉप कमांडरों को खत्म करके, बैलिस्टिक लॉन्चरों को तोड़फोड़ करके और परमाणु सुविधाओं को ओपन करके ईरानी खतरों को रोकने में सक्षम बनाया। 13 जून से 25 जून के बीच ईरान में कम से कम 627 लोग मारे गए और लगभग 4870 घायल हुए, जिसमें 15 बड़े कमांडर भी शामिल थे। इस एक हमले ने ईरान के कमांड सेंटर की मानो कमर तोड़ दी। बाद में ईरान ने 12 दिनों के संघर्ष में
मृतकों की संख्या 935 बताई। एक मानवाधिकार समूह के अनुसार इजरायली हमलों में कम से कम 639 लोग मारे गए और 1329 लोग घायल हुए, जिनमें 263 नागरिक थे और 154 सैनिक। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी ऑपरेशन टू प्रॉमिस लॉन्च किया, जिसमें ईरान ने 550 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें और 1000 से अधिक आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल किया। 12 दिनों के युद्ध में इजराइल में 28 लोग मारे गए और 3200 लोग घायल हुए। कुल मिलाकर लगभग 18,000 इजरायली नागरिकों को ईरानी मिसाइल हमलों से हुई तबाही के कारण विस्थापित होना पड़ा। तबाही दोनों तरफ हुई। बाद में अमेरिका के हस्तक्षेप से युद्ध विराम हुआ। आज भी कैथरीन ईरान के लिए एक रहस्य बनी हुई है। मोसाद की इस हसीन एजेंट ने अपने देश के लिए जो किया है वो एक मिसाल बन गई। तो ये थी कहानी उस हसीना के फेंके हुए जाल की और उसमें फंसे टॉप ईरानियन कमांडर्स की। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं वो बताएं, और ऐसे और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, ताकि मैं और ऐसे वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।